सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। आप सब जानते हैं सुधीर भी वैशाली के महुआ में से संबंधित हैं, महुआ से हैं और वो अपनी तैयारी के दरमियान वहाँ पे बच्चों को मैथ आईआईटी की तैयारी भी करवा रहे थे और चूँकि मैथ से इन्होंने टॉप भी किया है तो उनकी तैयारी का जो तरीका रहा है और वो बच्चों को टीचिंग पढ़ाते रहे हैं तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो है ही। पढ़ाने से क्या होता है कि आपकी जो वोकैबुलरी है, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो अच्छा हो जाता है। इन्होंने इस बार यूपीएससी मेंस भी दिया है, यानी कि ऐसी शुभकामना मेरी ओर से है कि वो इस बार आईएएस में सिलेक्ट हो जाए ताकि और टॉपर भी बन जाए। तो अगली बार जो है शुभम की तरह हम सुधीर को लेके आए। दोनों की जो है एस से शुरू होता है, शुभम और फिर सुधीर। तो सुधीर अभी जो है हम लोग की सम्मान समारोह भी 66 की होनी है, वो 22 को है। 22 तारीख को CIMP पटना में है, जिसमें हमारे संस्थान से जुड़े हुए सभी जो अधिकारी हैं वो तो आएंगे ही। इस बार 66 जो क्रैक किए हैं वो भी आएंगे, सुधीर भी होंगे उसमें शामिल। तो सभी का स्वागत हम वहाँ करेंगे। और 23 को जो कि एक बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है मिशन 50 में एडमिशन के लिए, आपको पहले ही बताया गया है, पूरी तरह से फ्री है। और चूंकि अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि सुधीर अपनी बातों को रखेंगे। तो सुधीर जी आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको पूरे मिशन परिवार की ओर से कि आपने इतनी बड़ी सफलता, उसमें भी रैंक 1। विश्व को गणतंत्र सिखाने वाली जो भूमि है वहाँ से आते हैं आप, वैशाली। और मैं भी चूँकि ऑफकोर्स वैशाली से हूँ, पहले ही बताया था, हम दोनों का घर आसपास ही है। तो सुधीर जी सबसे पहले आप बताइए कि जो स्टूडेंट जब स्टडी करते हैं तो बहुत तरह की समस्याओं से जूझते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक गर्ल्स जो है वो वाल्मीकि नगर से आई हैं, रो रही हैं कि मुझे क्लास का परमिशन केवल मिल जाए, बाकी हम एकोमोडेट करेंगे। ऐसे लोग जो हैं गांव में, स्पेशली रिमोट एरिया में बहुत संख्या में हैं, जो आपको हमको देख के प्रेरित होते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे हम आप तक पहुँचे और अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर कर सके। तो वैसे लोगों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे जो बहुत रिमोट एरिया में हैं, कामकाजी भी हैं? बहुत सारे तो मैंने देखा कि एटीएम के गार्ड हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जेबर हम एटीएम से पैसा निकालने जाएं, या हॉस्पिटल के गार्ड, या बहुत ऐसे कामकाजी लोग हैं जो छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं लेकिन वो वीडियो देख के अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश है आपका? यही है कि सर, क्योंकि उनका उत्साह उनमें बहुत ज़्यादा है तो चाहिए उनको कि अपना कंटिन्यू करें। और जब से टेक्नोलॉजी आया है तो यूट्यूब और दूसरे माध्यम से भी वो पढ़ाई करते रहें। और हम चाहेंगे कि आप जैसे और बहुत संस्थान ऐसे आगे आए और फ्री में उनको क्लासेस दें, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं या फिर गांव के जो बच्चे हैं वो मेरी तरह ऐसे टॉप करें। तो सुधीर आपको भी मिशन 50 के साथ कंटिन्यू आगे बच्चों को गाइड करना है। ये तो अभी हम लोगों ने केवल स्ट्रेटजी डिस्कशन के लिए रखा है, लेकिन आपको आगे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और जो मेंस पीटी के लिए ज़रूरी चीज़ें है उसकी भी क्लासेज, आपकी लाइव क्लासेज ही पूरी क्लासेज होते रहेगी, ताकि पूरे बिहार और बिहार के बाहर या फिर यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और एग्ज़ाम देते तो उनको भी फ़ायदा हो सके। मतलब कुल मिलाकर बीपीएससी एक्सपीरियंस है, उन सबको फ़ायदा हो सके। मैं यह जानना चाहूँगा सबसे पहले कि 67th के प्रीलिम्स की तैयारी सभी कर रहे हैं, 67th मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेंस में स्ट्रेटजी क्या होगी? फर्स्ट पेपर में क्या करें और जीएस के सेकेंड पेपर में क्या, डिटेल्स में बताइए। GS 1 में 3 सेक्शन होता है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो हिस्ट्री का रहता है। तो मुझे लगता है हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है मोर और लेस बहुत इजी साइड पे मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो रिपीटेटिव रहते हैं। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि मेंस के स्ट्रेटजी अगर आपको बनानी है तो सबसे पहले लास्ट के 20-25 ईयर्स जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं पहले उसको देखिए। हर एक सब्जेक्ट का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट होकर बहुत सारे सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जो भी स्टैटिक पोर्सन होते हैं वो रिपीट होकर आते हैं। तो हिस्ट्री में अगर आप देखें, जैसे कि मैंने देखा था, तो लास्ट के 25 ईयर्स के क्वेश्चन देखे, उसमें 60-65 क्वेश्चन ऐसा कुछ था। मैंने सबको क्या किया, मार्किंग किया कि कौन कौन क्वेश्चन है जो कितनी बार रिपीट होकर आए हैं। तो जैसे संथाल होता है, मुंडा रिविलियन होता है, ये सब बार बार रिपीट होकर आते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन को मार्क किया और जो भी क्वेश्चन डिफरेंट थे उन क्वेश्चंस को मैंने सबको लिखा। मीन्स अगर संथाल 3 बार आया तो मैंने 1 बार उसको आंसर में लिख लिया और सारे आंसर्स जो लिखा वो सब पॉइंटर्स में लिखा। और छोटे छोटे नोट्स बनाए, जैसे आधे पेज का नोट्स बनाया, जिससे सिर्फ मुझे एक पॉइंट देखकर मुझे याद आ जाए रिवीजन टाइम में। तो मैंने सारे क्वेश्चंस निकाले, 20-25 क्वेश्चन के आसपास वो होते हैं हिस्ट्री में। उन 20-25 क्वेश्चंस को मैंने आराम से पढ़ा और
पेपर में भी ऐसा ही आता है कि 5 में से 3 करने होता है और उसमें से वो मुझे लगता है वो 25 में से आ ही जाते हैं। तो हिस्ट्री वहाँ से वो कवर हो गया। तो मैंने क्या किया था, उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट्स ऐसे बना रखे थे जिससे कि मुझे याद करने में आसानी हो और इसको मैं पेपर पे भी लिखूँ तो उसमें स्कोर अच्छा हो। फिर दूसरा जो होता है वो करंट का सेक्शन होता है। उसके लिए मुझे लगता है न्यूज़पेपर, एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए जिससे कि जो बहुत फेमस, जो बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं इंडिया वर्ल्ड में, उसके हमें आइडिया हो। तो बहुत लोग बोलते हैं जैसे हिंदी का तो उतना मैं आइडिया नहीं दे सकता हूँ, बट इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस जो है वो मोर और लेस ठीक ठाक इंग्लिश रहती है। द हिंदू की इंग्लिश थोड़ी टफ हो जाती है, बट मैं द हिंदू पढ़ता था, लेकिन जो लोग को थोड़ा टफ लगता है वो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से न्यूज़पेपर, और उसमें बस ये नहीं जानना है कि उसकी बहुत डेप्थ में जाना है, बस मुझे ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी खबरें हैं जो 15 दिन 20 दिन ऐसे लंबे समय से चल रही है, जिससे क्या होगा मेंस में ज़्यादातर वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मैंने क्या किया था कि विजन का जो आता है, मेंस का आता है, मेंस 365 या फिर मंथली मैगजीन्स भी आती है, यूपीएससी वाले ज़्यादातर करते हैं उसको। तो मैंने वहाँ से विजन के मैगजीन से किया था। उसमें भी आप थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाए तो वहाँ से फिर से आप बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे कि उसमें सारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इकोनॉमिक्स कर लीजिए, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में चल रही है, बहुत ज़्यादा या नई स्कीम आई है तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आप क्या कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि 4 में से 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस के रहते हैं और वो मोर और लेस वहाँ से आ जाते हैं। तो एक मैंने वो किया था, इकोनॉमिक्स किया था। वैसे तो क्योंकि मैं यूपीएससी कर रहा था तो पूरा ही मैगज़ीन पढ़ा था, बट अभी क्योंकि टाइम कम है तो मैं बोलूँगा एक इकोनॉमिक्स की मैगज़ीन और दूसरी जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की मैगज़ीन होती है वो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और नोट्स आपको लगता है। बट इन 2 सेक्शंस पे आप करंट के लिए ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन जो रैंक डिसाइडर होता है पेपर 1 के लिए वो स्टैटिस्टिक्स होता है, बहुत लोग छोड़ देते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ पे 72 में अगर आप 72 स्कोर कर लेते हैं, जैसे जो इंजीनियर्स आजकल थोड़ा कर रहे हैं, आर्ट्स वालों को प्रॉब्लम होता है, बट मैं तब भी बोलूँगा कि जो आर्ट्स वाले हैं एटलीस्ट 60 स्कोर करने का कोशिश करें, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स में स्कोर नहीं करते हैं तो वो आप बहुत नीचे चले जाते हैं, क्योंकि मोर और लेस जो मार्किंग होती है बाकी सब्जेक्ट्स में वो एवरेज रहती है। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स में पूरा कंप्लीट किया था, 72 आउट ऑफ 72 मेरे रहे होंगे, वो तो पता नहीं कितना था, बट मेरे सारे सही थे। तो मुझे लगता है कि इसी कारण था कि एक थोड़ा पेपर जो करंट अफेयर का था वो टफ होने के बावजूद मेरे 181 आ गए थे। पेपर 2 में पॉलिटी फिर से वो एकदम स्टैटिक सेक्शन होता है, आप फिर से उसको प्रीवियस ईयर से उसको लिंक करके आप पढ़ें, कोई भी प्रीवियस ईयर जहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन है वो उठा ले और वहाँ से करना शुरू करें। तो प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है कि आप इंडिया का तो पढ़ चुके होते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर से जो बिहार के पॉइंट्स थे, गवर्नर में बिहार में गवर्नर का क्या रोल हुआ था, कैसे क्या हुआ था, ये सब जो बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे। तो वहाँ से मैंने सारे पॉइंट्स को पिक किया था। तो पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत को पूरा नहीं पढ़ना होता, उसमें 30 चैप्टर्स होते हैं जो मैक्सिमम मुझे करने होते हैं। तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो हमारा होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो हम लिमिट कहाँ से करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। तो आप पॉलिटी का वहाँ से कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली 1 to 16 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उसके अलावा जो पेपर 2 है, इसमें मैं अपनी मिस्टेक भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया था और इसलिए मेरे पेपर 2 में स्कोर क्या है। तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है। तो मैंने क्या किया था कि उस टाइम यूपीएससी कर रहा था, तो उस टाइम पे सिर्फ इंडिया की न्यूज़ मेरे पास रहती थी, बिहार की बहुत कम न्यूज़ थी, और उन्होंने पेपर में बिहार का पूछा था बहुत ज़्यादा। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है तो एटलीस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, बजट ऑफ बिहार और इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये एटलीस्ट करके जाए। और अगर बिहार गवर्नमेंट कोई स्कीम्स ला रही है तो उसकी बुक मार्केट में अगर मिल जाए, जो बहुत बड़ी स्कीम्स आ रही है, ऐसे 10-12 ही होती है, तो उनके बारे में आप कर ले। तो मेरे पास मुझे लगता है यहाँ पे मेरा जो था थोड़ा डाटा डिफिसिट रहेगा, जिसके कारण मेरा पेपर 2 में थोड़ा कम स्कोर रहा। फिर तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक का रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी मैं बोलूँगा कि साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है आप विजन के मैगजीन या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट के मैगजीन से कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर साइंस एंड टेक का यूज़ पूछते हैं। सिर्फ यूज़ ही रहता है उनके हर एक क्वेश्चन में कि साइंस एंड टेक का इस फील्ड में क्या यूज़ है, अलग अलग फील्ड्स में यूज़ पूछते हैं। तो मुझे लगता है साइंस एंड टेक आप वहाँ से कर सकते हैं, कि आप कोई भी मंथली मैगजीन या फिर कोई भी जिसका साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है, या फिर मेंस 365 का, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो ऑप्शनल होता है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा स्कोर देखा होगा ऑप्शनल में, तो ऑप्शनल जो होता है वो रैंक डिसाइडर होता है। तो हमें चाहिए कि ऑप्शनल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ऑप्शनल पे इतना फोकस करना कि एटलीस्ट 200 प्लस तो स्कोर आ जाए, और आंसर राइटिंग उस तरीके से करनी है। तो बाकी ऑप्शनल का पता नहीं, बट मैं मैथ्स का आइडिया दे सकता हूँ फिर कभी अगर मौका मिले तो। सुधीर, निश्चित रूप से आपके मैथ ऑप्शनल रहे हैं, और 300 में 290 मार्क्स जब मैंने देखा था तो मैंने सुधीर से कंफर्म किया था कि ये मार्क्स आप ही का है ना, कि ऐसे ही वायरल हो रहा है कि 290 300 में काफ़ी टफ होता है, और बाकी
आर्ट वाले तो भूल ही जाए कि वो पेपर इम्यूनिटी में कभी आ सकता है 300 290। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि चूँकि ऑलरेडी अपने IIT कानपुर से ना, IIT कानपुर से इन्होंने किया था, तो इनके साथ मुकाबला कोई BSc कर ले कहीं मगध यूनिवर्सिटी इधर उधर से कहे कि हम भी मैथ लेके ले आएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। कई क्लासेज मैंने कहा कि मैथ में आपकी टक्कर सीधे सीधे जो NIT या IIT के जो स्टूडेंट इंजीनियर्स हैं उनके साथ है, तो ऐसे मैथ नहीं रख सकते कि आप उनके साथ कि आप भी 290 लेके आ जाएँ। हाँ ये ज़रूरी है कि मैथ में आपने 290 लाया, तो ऑप्शनल में 290 नहीं तो कम से कम हमने देखा है कि 280 270 तक जो है वो कई ऑप्शनल पेपर हैं जिसमें आए हैं, तो 20-30 मार्क्स कम हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा मार्क्स भी बहुत कम नहीं होता है। लेकिन हाँ GS की स्ट्रेटजी जो है सुधीर जी ने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। लेकिन अब चूँकि बुक्स के लिस्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर जो है हिस्ट्री एंड कल्चर का है, जो आपने बता दिया कि अगर मुंडा है तो अगले बार संथाल आएगा। फिर कला में देखेंगे, एक तो ट्राइबल वाला एरिया जहाँ से एक तो आना है, कला वाला में आपको पता है कि अगर मौर्य आया है तो फिर पटना कला, मधुबनी चित्रकला और पाल, ये 4 है, एक उसमें से एक आना है, वो तो पहले से ही फिक्स है। तो कहाँ से पढ़े ये लोग, चूँकि 4-5 के क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ते हैं फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जनजातीय पढ़ लेते हैं तो जनजातीय वाला में से एक हो गया, किसान विद्रोह का एक कर लिए और फिर गांधी युग का कर लीजिए, या फिर कई बार जो है पर्सनालिटी पे चेंजेज होता है कि नेहरू का, गांधी जी का और फिर सुभाष चंद्र बोस या किस पर्सनालिटी पे आपको कंपेरिजन करना होता है, या फिर नेहरू का भी आता रहता है, तो वो होता है। तो बुक लिस्ट आप बता दीजिए। आपने सेकेंड पोर्शंस तो इंडियन एक्सप्रेस आपने न्यूज़पेपर बता दिया। हिंदी वाले जो है वो दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर को देखेंगे, एडिटोरियल देखेंगे, और दिल्ली एडिशन देखना बेहतर होता है। जनसत्ता भी आप देख सकते हैं, अब चूँकि ऑनलाइन आप अवेलेबल है और आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। द हिंदू भी पढ़ सकते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है, इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, चूँकि IAS की प्रिपरेशन करने वाले PSC वाले तो द हिंदू पढ़ते ही हैं, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। खासियत ये रही है कि जो भी BPSC टॉपर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो UPSC क्रैक कर भी गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी ओम प्रकाश गुप्ता झारखंड कैडर उनको मिला है, आपने हमारे यहाँ से रहे हैं और उन्होंने UPSC क्रैक कर लिया और फाइनली वो IAS बन गए। गौरव भी जो है लास्ट बैच के हैं, वो मेंस दे रहे हैं। जैसे सुधीर जी भी जो है वो इसलिए बीच में नहीं आ सके क्योंकि मेंस चल रहा था UPSC का। मैंने कहा भी था कि अभी बिल्कुल मेंस के सामने कुछ भी नहीं करना है, मेंस जब खत्म हो घर आइए, उसके बाद हम लोग इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट के साथ। तो यही ऐसा ही हुआ, उन्होंने मेंस दिया अच्छे से। अब देखिए, आई होप कि रिजल्ट अच्छा हो। अब बात मैं करना चाहूँगा कि अब बुक लिस्ट बताइए हर सेक्शन वाइज कि कहाँ से किया था और कहाँ से करना चाहिए था। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में जो है बुक्स अवेलेबल है, बताइए सुधीर जी। तो GS सेक्शन 1 जो है उसमें मैंने स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री का किया था, और जो आर्ट एंड कल्चर होता है उसका जो रहता है वो तो प्रीवियस ईयर से किया था, उसमें मैंने कुछ खास किया नहीं था, क्योंकि सर ने जैसे बताया कि 4 जो क्वेश्चंस होते हैं आर्ट एंड कल्चर में उसी से रिपीट होते हैं। तो मैंने स्पेक्ट्रम से किया था मॉडर्न, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। करंट का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स बता दिया। जो पॉलिटी होती है उसमें मैंने लक्ष्मीकांत से किया था, और उसमें भी पूरा नहीं किया था। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सिविल सर्विसेज के पेपर में इनफाइनाइट सिलेबस है, आपको वो पिक करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर देखकर कि कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं, कौन से सेक्शन नहीं करने हैं। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि गवर्नर पे क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं बार बार बिहार में, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, पिछली बार भी आ गया, और पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ऐसे सारे चैप्टर नहीं करने, बट मैं बोलूँगा 1 to 16 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत से अगर आप कर रहे हैं तो अब उसके हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन को पिक कर सकते हैं। और फिर मैंने क्या किया था, कभी कभी दृष्टि के नोट्स से भी किया था, क्योंकि इंग्लिश में उनकी नोट्स आती है। आप डायरेक्ट गूगल अगर कोई टॉपिक करते हैं तो वहाँ पे उनका नोट्स इंग्लिश में मिल जाता है। तो मैंने कुछ सेक्शन जैसे कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सब जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब मैंने वहाँ से भी किया था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने नितिन सिंघानिया से किया था, वो बुक बहुत क्रिस्प है। और दूसरी बुक्स भी आती है मार्केट में, मुझे ये लगता है कि वो बहुत क्रिस्प बुक है, बहुत पॉइंटर्स में उसके आंसर दे रखे हैं और सारे करंट अफेयर को उसने क्लियर कर रखा है। तो वो तो नितिन सिंघानिया से मैंने किया था। उसके अलावा मैंने थोड़ा थोड़ा ही किया था, एक 7 निश्चय पढ़ के गया था। तो मुझे कुछ नहीं जब आ रहा था आंसर में इकोनॉमिक्स के, क्योंकि उन्होंने बहुत बिहार का पूछा था, तो मैं 7 निश्चय के हर एक आंसर में 2-3 पॉइंट्स लिख देता था तो कुछ तो स्कोर हो जाए, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था। और साइंस एंड टेक फिर से मैगजीन से ही काम हो गया था, ज़्यादा बुक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विजन वाले पूरे ईयर का जो भी साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट होता है तो वो बैकग्राउंड को कवर करते हुए लेते हैं। आप ऐसा कोई जरूरी नहीं कि विजन का ही पढ़े, कहीं और भी अगर हिंदी मीडियम से है तो जो भी बुक्स आती हैं ऐसे करके सेक्शन वाइज आप वहाँ से कर सकते हैं। हिंदी भी आता है, विजन का हिंदी भी आता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। विजन का इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में है। आप बताया था दृष्टि का दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, हर लेवल पे दोनों ही। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक पढ़ने की ज़रूरत है, और वो कहाँ से आएगा तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए ही आएगा। लेकिन इसमें जो है, जब आप देखे होंगे कि GS का
जो पेपर है फर्स्ट और सेकेंड में, उसमें करंट का वेटेज बहुत बढ़ जाता है। फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो सेकेंड का सेक्शन है, उसमें 3 क्वेश्चन आपको करना है, 38 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होता है, तो वो जो है करंट रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन करंट हो गया। सेकेंड पेपर में भी देखेंगे साइंस एंड टेक, वो जो है करंट रिलेटेड है। और फिर जो जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये वाला सेक्शन में भी करंट रहता है, जिसमें कि ज्योग्राफी का कम एक क्वेश्चन हो सकता है, कभी होता है कभी नहीं भी होता है। और सेकंड सेक्शन में जो सेकंड पेपर का सेकंड सेक्शन है, उसमें जो है वो आपका इकोनॉमी होता है, और इकोनॉमी भी करंट अप्लाइड होता है। तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 600 में लगभग 300 तो मैंने 3 पोर्सन वो करंट पे रिलेटेड का पूरा होता है। अब DI जो है 72 मार्क्स का है फर्स्ट पेपर में। DI को कैसे डील करेंगे, आपके लिए तो आसान था, लेकिन बाकी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। DI कहाँ से करे, कैसे करे, बहुत चिंतित रहते हैं। DI के लिए मैं बोलूँगा कि आप कहीं ना कहीं से वीडियो ज़रूर देखें। आप अगर ऐसे ही सोचेंगे कि DI हो जाए, वो रहता बहुत बेसिक है, 9th-10th लेवल का ही रहता है, बट मुझे लगता है कि इसके लिए वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो से अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ज़्यादा देर तक याद रहता है, और अगर उसके बाद हम टॉपिक को रीड करते हैं या सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी होती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, दूसरे का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट मुझे लगता है कि तो आप वीडियो वहाँ से देखें, और हर एक टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि वो 7-8 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, हर एक टाइप के आप क्वेश्चन को क्या करें, 1-1, 2-2 क्वेश्चन नोट्स में बना लें, और जब भी प्रैक्टिस करने अगली बार जाए तो पहले उन 7 क्वेश्चन को एक बार फिर से पहले प्रैक्टिस कर ले, फिर क्वेश्चन उठाए करने के लिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू चेंज करके फिर करते रहना। तो वो जो 7-8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक पाई चार्ट आता है, एक ग्राफ दे देते हैं, बार ग्राफ, वहाँ से आंसर करना पड़ता है, फिर एक लाइन वाला ग्राफ देते हैं। तो हमें चाहिए कि वो 7-8 टाइप के जो क्वेश्चन है, 7-8 टाइप्स के, उन सबको एक पेपर पे हर एक क्वेश्चन और एक टाइप का और उसके सॉल्यूशंस लिखे होने चाहिए। और हर दिन अगर आपको DI में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो हर दिन उठकर सबसे पहले 1 घंटे उसी को दें, कि पहले उठा, एक बार उसको प्रैक्टिस किया, उसके बाद ही आज का कोई भी काम स्टार्ट करना है या कुछ भी पढ़ाई करना है। क्योंकि DI जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप फिर उसको 2 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर आपको लगा कि ये नया आ गया। मैथ्स होता है, जो भी सब्जेक्ट है मैथ्स का या फिर DI का, वो पूरा प्रैक्टिस का चीज़ है। तो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। जितने आपको, अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा, फिर आपको कुछ नया क्वेश्चन दिखा, फिर आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके प्रोसेस कैसे सॉल्व किया गया है उसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसको पढ़िए। तो इस तरीके से आपके, मुझे नहीं लगता 7-8 से अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको रोज़ सुबह उठकर पहले उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60-65 के आसपास क्वेश्चन है, आप उसको बार बार करते जाइएगा तो आपका DI प्रैक्टिस हो जाएगा। DI से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस वो प्रैक्टिस मांगता है। तो हर दिन का स्टार्ट DI से करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है, चूँकि मुझे लगता है कि मेंस से संबंधित अगर कोई कमेंट्स, अगर मेंस के बारे में अगर किसी को कुछ जानना है तो मेंस से संबंधित क्वेश्चन जो है आप जल्दी जल्दी कर लीजिए, पूछ लीजिए, ताकि मेंस के और भी कुछ बचा हो तो हम कुछ उसमें आपको बता सकें। हिस्ट्री मेंस का शॉर्ट बुक विपिन चंद्रा एंड राम शरण शर्मा और भी कुछ, ये अपने हिस्ट्री कहाँ से किया? हिस्ट्री तो स्पेक्ट्रम से किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था। स्टैंडर्ड बुक है स्पेक्ट्रम, तो ज़्यादातर लोग उसी से करते हैं, और वो हिंदी में भी मिल रहा है, तो स्पेक्ट्रम से आप कर लें। और आर्ट एंड कल्चर जो सेक्शन होता है वो तो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं, वो 4 ही क्वेश्चन रहते हैं, वो रिपीट आते हैं। अच्छा, कहीं जो है कमेंट आ रहा है कि कई बार जो है प्री के लिए, अच्छा प्री के लिए अभी हम बताएंगे, पहले मेंस की हम बातें कर लेते हैं। मेंस में अगर कुछ और जानना है ऑप्शनल के बारे में बताइए। हिस्ट्री ऑप्शनल की अलग से क्लास होगी और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मेरा ऑप्शनल रहा है, इसलिए डोंट वरी, इसकी अलग से क्लास लेंगे तो बताएंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। 3 मंथ में हो सकता है क्या? 3 मंथ में बिल्कुल हो सकता है। आप चाहे तो 1 मंथ में हो सकता है, लेकिन अंदर से जो है होना चाहिए कि करना है मुझे तो हो जाएगा। पहले तो यही आपको सोचना जरूरी है कि 3 मंथ में क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात है कि 3 महीना केवल मेरे को मिल रहा है, पूरा कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाला सबको मिल रहा है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए 3 महीना हुआ है, सबके लिए, और सबको उतना ही टाइम है, और सब जितने भी मेंस देने वाले हैं उतने ही नंबर हैं। तो 3 महीना में बिल्कुल हो सकता है। अगर 1 महीना का टाइम मिलेगा तो सबको मिल रहा है। सो हैप्पीली और पॉजिटिव मूड में करना चाहिए। सेकेंड पेपर के लिए पुट कंक्रीट सोल्यूशन तो ऑलरेडी आप सुधीर जी आपको शेयर कर चुके हैं। PLSW में कौन सही रहेगा सर? तो देखिए ऑप्शनल के लिए अलग से हम क्लास कर लेंगे। जैसे बताइए, मेरा मैथ्स का है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके अलावा तो मैथ के बारे में आप बता दीजिए, मैथ में कौन कौन सा बुक और कैसे करना है, क्योंकि मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बता दीजिए मैथ के बारे में। अच्छा, मैथ्स के लिए मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं किया था, फिर से मैंने सारी बुक्स की थी। तो उसमें जो पेपर मतलब सेक्शन 1 होता है वो बहुत इजी सेक्शन रहता है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में मैंने जो 6 सेक्शंस होते हैं, लीनियर अलजेब्रा का रहता है। तो लीनियर अलजेब्रा का मैंने सौम्य सीरीज़ से किया था, वो आपको दिख जाएगा सौम्य सीरीज। उसका अलावा वेक्टर एनालिसिस होता है,
वो मैंने कृष्णा सीरीज से किया था। मोर और लेस मेरे सारे बुक कृष्णा सीरीज या फिर एस चांद के ही थे। तो वेक्टर एनालिसिस हो गया, कैलकुलस एस चांद से किया था, उसमें एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है और एक डिफरेंशियल, 2 अलग अलग बुक्स आती हैं। उसके अलावा पेपर 1 में स्टैटिक्स और डायनामिक्स होता है, ये मैंने कृष्णा सीरीज से किया था, आप उसको देखेंगे। और उसके सॉल्यूशंस मेडीजी के आते हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं कृष्णा सीरीज में उसके सॉल्यूशन मेडीजी में आते हैं। तो आप मेडीजी का डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे वो फ्री में मिलता है सब कुछ। तो आप गूगल से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस वहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा सेक्शन 1 में 3D रहता है, तो 3D थोड़ा टफ सेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पहले से वो क्वेश्चन नहीं देखा तो वो सॉल्व नहीं होगा। 3D का विजुअलाइजेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम विजुअलाइज नहीं करते। 2D तो कर लेते हैं पेपर पे, बट 3D, तो उसके लिए मैंने जो किया था वो शांति नारायण की बुक थी, बट उसके साथ मैंने 3D के लिए 2 बुक रेफर किया था। एक शांति नारायण का जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सॉल्यूशंस की एक बुक आती है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट बुक का नाम, बट शायद वो कृष्णा सीरीज ही थी, जो जितने भी क्वेश्चन शांति नारायण में दे रखे सबको सॉल्व उधर कर दिया गया। तो मैंने उधर से वहाँ किया था। तो पेपर 1 जो सेक्शन 1 होता है उसमें 6 में से 3 करने हो तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। पेपर 2 जो होता है उसमें पहला जो रहता है वो रहता है अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा। तो वो सबसे टफेस्ट टॉपिक मुझे लगता है बीपीएससी के सिलेबस या यूपीएससी के मैथमेटिक्स में मॉडर्न अलजेब्रा सबसे टफ है। तो उसको आपको अलग से कम 1-1.5 महीने देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ थियोरम प्रूफ्स है। तो आप वहाँ से मॉडर्न अलजेब्रा कृष्णा सीरीज मुझे लगता है वो बेस्ट बुक है, आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि उसमें सारे थियोरम्स और प्रूफ्स दे रखे हैं। तो वो मैंने कृष्णा सीरीज से करा। उसके अलावा रियल एनालिसिस ये MD राय सिंघानिया से करी। अच्छा, रियल एनालिसिस का क्या है, ये पेपर 1 के कैलकुलस से भी लिंक है। तो अगर आप MD राय सिंघानिया से करते हैं तो जो बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, ये सब होता है, ये सब आप पेपर 1 में भी यूज़ कर सकते हो। तो MD राय सिंघानिया बहुत लोग जो यूज़ करते हैं वो मल्लिक एंड अरोरा यूज़ करते हैं, बट मुझे MD राय सिंघानिया ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि वो जो पहला सेक्शन है कैलकुलस का पेपर 1 में, उससे भी वो लिंक करके उसमें कर रखा है। फिर कैलकुलस के लिए फिर से मैंने कृष्णा सीरीज़ यूज़ किया था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, सॉरी। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए कृष्णा सीरीज़ हो गया। उसके अलावा फिजिक्स का पार्ट होता है उसके लिए तो कृष्णा सीरीज़ और MD राय सिंघानिया जो फ्लूइड होती है वो, और जैन एंड अयंगर था मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। और लीनियर प्रोग्रामिंग तो वो तो यूट्यूब वीडियो आप 4-5 देखिए, नहीं तो आप उसके लिए भी कृष्णा सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो बस यही है। और पेपर 2 में क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है जो सेक्शन 2 होता है, बट वो ज़्यादा ईजियर रहता है, क्योंकि उसमें बस फार्मूले का एप्लीकेशन रहता है। और पेपर 1 में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आप सेक्शन 2 को ऐसे छोड़े ना। और जो फिर से मैं बोलूँगा, जो मॉडर्न अलजेब्रा सबसे टफेस्ट जो टॉपिक है, उसमें आप एटलीस्ट जो 15-20 थ्योरम है उसके प्रूफ्स को याद कर लें, क्योंकि आप लास्ट के 6-7 साल के बीपीएससी का क्वेश्चन देखें मैथ्स में, अब हो सके इस बार चेंज कर दे मेरा वीडियो देखकर, तो बट जो आप अगर लास्ट के 6-7 साल के क्वेश्चन देखेंगे तो जो 15 जो प्रूफ्स हैं स्टैंडर्ड, बस वही वो पूछ रहे हैं जो स्टैंडर्ड थ्योरम है। तो आप थ्योरम के प्रूफ को देख लें। और सेम वो कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के साथ, हर एक पेपर में एक प्रूफ रहता है, और वो लास्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसी में के 7-8 जो प्रूफ है उसी थ्योरम्स को बार बार प्रूफ पूछ रहे हैं। तो आप इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तो यहाँ से ये हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैथ्स में मेरी माने तो 250 प्लस स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो। चलिए, धन्यवाद सुधीर जी। देखिए, ये बात सही है कि जब आप मेंस जो है, आपने मेंस का मार्क्स आपने देख लिया था सुधीर जी का। देखिए, मेंस अपने हाथ का होता है, हाथ का होता है कि आप मेंस में इतने अधिक मार्क्स और स्कोर करके रखें, क्योंकि मेंस टोटल देखेंगे तो जीएस में 2 पेपर यानी कि 600 एंड एक ऑप्शनल 900 पे टोटल जो है आपका मेंस का रिजल्ट बनता है 900, और आपको इंटरव्यू देना है ओनली 120 मार्क्स का। तो दोनों में देखें कितना आसमान जमीन का गैप है। अगर आप मेंस में ही आप अच्छा करके रखेंगे तो इंटरव्यू के बारे में आप चिंता करना भूल जाएंगे। वो इसीलिए कि अगर आप मेंस में अच्छा करते हैं, 120 में से अगर 60 भी देता है तो भी आप अच्छे रैंक के साथ आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। सुधीर जी को इंटरव्यू में बहुत मार्क्स नहीं मिले, 77 मार्क्स मिले थे, जबकि मैंने देखा 90-95 भी बहुत लोगों को मिला था। तो हालांकि देखिए 70, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि और भी नंबर कम होता तो भी रैंक 1 होता, क्योंकि बहुत गैप था। 46 का था, 46 का गैप सेकेंड और फर्स्ट के बीच में रैंक का था। तो अगर 46 के हिसाब से देखेंगे और 77 मिला, तो मतलब 32 मार्क्स मिलता तो भी रैंक 1 होता। तो आप समझ लीजिए कि 32 मार्क्स अगर इंटरव्यू में मिलता आउट ऑफ 120 तो भी रैंक 1 होता। इसका मतलब सीधा था कि मेंस अपने हाथ का, मेंस की तैयारी इतनी अच्छे से करिए कि आपको कभी चिंता नहीं कर। मैं अपनी बात करूं, सेकेंड टाइम में जब मैं इंटरव्यू के देने जा रहा था, फर्स्ट मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे को बहुत कम मार्क्स मिले, 102
ओनली 102 मार्क्स मुझे मिले इंटरव्यू में। मैं बहुत उदास हो गया और मैंने सोचा कि अगली बार मैं अपनी मेंस की तैयारी करूंगा। और मेंस में ऑल इंडिया 4th रैंकर मेरा था केवल मेंस में, तो भी मुझे 156 मिले और 49th मेरा रैंक बना। तो ये ऐसा नहीं कि केवल सुधीर जी के साथ कहानी, हम लोग भी इसी कहानी के तहत है। इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं हिंदी से नहीं कर सकते, तो सर आपका हिंदी ही था, आपका हिंदी मीडियम ही था। तो आप देखेंगे मार्क्स जो है 1178-79 मार्क्स था और मैं हिस्ट्री में 2nd रैंकर था ऑल इंडिया में। फर्स्ट रैंकर के बारे में जानना चाहेंगे? फर्स्ट रैंकर शायद हिस्ट्री से जो था, मतलब हिस्ट्री में सबसे अधिक जो मार्क्स जिसको मिले थे, तो मेरे को मिले थे 358 मिले थे हिस्ट्री में और 370 2 मार्क्स हमसे अधिक जो था टॉपर था वो विकास नरवाल हरियाणा का। तो आपके मन में ऐसा आएगा कि शायद वो हिस्ट्री से पीएचडी किया था। नहीं, वो इंजीनियर था। यानी कि इंजीनियर जो है वो हिस्ट्री लेकर भी जो है वो 1 रैंक लाते हैं। मतलब हिस्ट्री में जो टॉपर थे हिस्ट्री के वो विकास नरवाल और 2nd 2 मार्क्स के साथ मैं था। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा पटना यूनिवर्सिटी से, तो मेरे लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई मुसीबत नहीं थी, मुश्किल नहीं रही, क्योंकि हम इजीली जो है अपना पढ़ लेते थे और रिजल्ट हो जाया करता था। लेकिन ये जरूर है कि मेंस जो है अपने हाथ का है। मैं बार बार बोलूँगा, जितना चाहेंगे मेंस में मार्क्स लाइए, फिर इंटरव्यू के लिए भूल जाइए। हालांकि इंटरव्यू का परफॉर्मेंस मिशन 50 का आप जानते हैं, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस जो है हमेशा 100% रहे और तैयारी जो है अच्छे पैनल से किया जाता है। तो आप पहले मेंस करिए, फिर आपको फाइनल रिजल्ट के लिए इंटरव्यू की तैयारी हम लोग करवाएंगे। लेकिन मेंस की तैयारी को फोकस करिए, 3 महीने का समय उसमें अच्छे से करिए। कट ऑफ के आसपास है, तैयारी करिए, बिल्कुल आप लेट नहीं करिए। हमने कट ऑफ भी आपको बताया था। अब चूंकि हम लोग अब मेंस की तरफ पीटी की तरफ जाएंगे, 68 पीटी लगभग 6 से 6.5 लाख कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने जाएंगे। नोटिफिकेशन भी इस मंथ के लास्ट में एक्सपेक्टेड है। प्रीलिम्स के बारे में कई तरह की चीज़ें हैं, 120 लाना है, 115 लाना है, 110 लाना है, 100+ हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा। प्रीलिम्स में जनरली लोग तैयारी करते हैं, पहले तो जो लोग स्टार्ट करते हैं सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, बिहार स्पेशल, इतना ही पूरा सेक्शन होता है। साइंस हमारा जो स्ट्रेटजी होता है उसमें हम लोग फोकस करते हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन 40 सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद देखेंगे कि साइंस 30 वहाँ से कर लेना चाहिए, बिहार स्पेशल 30 कर लेना चाहिए, करंट 20 से 25 होता है, बस 4 सेक्शन को पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी पॉलिटी क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, नहीं बनेगा तो एक सबको नहीं बनेगा, बहुत इजी होता है। लेकिन स्पेशल चूंकि टॉपर्स की बात है सुधीर की, तो आप वो बताएंगे कि हर सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी रखें। जो खास तौर से कोचिंग क्लासेज नहीं ले सकते हैं, गांव देहात में हैं और उनमें जज्बा है करने का, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट इस बार भी पास किए हैं गांव से जो कोचिंग क्लासेज कभी नहीं किए। सुधीर ने भी कोचिंग नहीं लिया था, हमारे यहाँ भी नहीं, हम लोग कांटेक्ट में ज़रूर रहे हैं, और मैंने भी कभी अपने लाइफ में कोचिंग नहीं किया, केवल इंटरव्यू की तैयारी किया था दिल्ली में। हमने भी कोचिंग, लेकिन पढ़ाते हैं इसलिए ताकि जो है सही गाइडेंस मिले, हमारे तरह माथा फोड़ना ना पड़े, बहुत भटकना ना पड़े, सीधे तैयारी हो जाए, सीधे बता दे, सीधे तैयारी हो जाए। तो अब जो है पीटी की बात करें तो पीटी को कैसे क्रैक किया जाए, और ख़ास तौर से पीटी को क्रैक करने के लिए जो दूर दराज में है, जिनको कोई कोचिंग से मतलब नहीं है, क्या पढ़ें। बिल्कुल, अब होता क्या है कि जो लोग गांव में हैं या फिर जिनको स्ट्रेटजी सीखनी है, तो कम से कम 100 से अधिक वीडियो है यूट्यूब पर जो बता रहे हैं कि 68 बीपीएससी कैसे पास करेंगे। अच्छा, बता रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन हर आदमी अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हाजीपुर जाना है तो कोई कह रहा है राघोपुर से जाओ, कोई कह रहा है बेगूसराय घूम के जाओ, कोई कह रहा है कि दीघा वाला जो है रोड क्लियर रहता है, दीघा घूम के जो है नया गांव होके जाओ। तो सब जो है हाजीपुर भेजने का रास्ता अलग अलग बता दिया। या दिल्ली जाना है तो कोई बता रहा है कि ऐसे घूम के जो है इंदौर घूमते हुए पहुँच जाओ, कोई कहीं। अब कन्फ्यूज्ड है सारा का सारा हमारा जो बीपीएससी कैंडिडेट्स है, करे तो क्या करे और किसका स्ट्रेटजी को माने। अब जो हमें जो लगता है, जो मेरा भी मत मानिए, आप जो सुधीर जो बताएंगे, सुधीर जी के हिसाब से ही तैयारी करिए, लेकिन आपको किसी न किसी को आइडियल बना के एकदम एक ही पॉइंट पे आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने शेयर किया कुछ और, सुधीर जी ने शेयर किया वो भी पढ़ने लगे, कल को जो है कोई और हम टॉपर को लेके आएंगे वो कुछ और बताएंगे। लेकिन देखिए, सबका रास्ता कमोबेश आसपास जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन आसमान है, यहाँ वहाँ अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी तैयारी होते होते। आप देखिए होता क्या है, जब मैं तैयारी करता था, हमारी तैयारी समझा जाए तो स्टैंडर्ड 6th में ही मैं था, हाई स्कूल देसरी में। उसी समय से किताब IAS कैसे बने ये सब पढ़ना बहुत 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 पहले से, समझिए समय से ज़्यादा मैं आगे था, तो उस समय से हो रही थी। तो मेरे पास बहुत समय था, तो मैं कुछ भी करता था, सीखता था, कहीं मैगजीन पढ़ के किसी को अडॉप्ट करता था। तो उसका रीज़न क्या होता था, इस बार अगर मान लेते हैं कि टॉपर
कोई इस किताब को पढ़ा है, बुक लिस्ट आता था प्रतियोगिता दर्पण में, आपने भी पढ़ा होगा पीडी में, वो किताब उठा के ले आते थे सब खरीद के। दूसरा जैसे पीडी में आया, दूसरे टॉपर आ गए, उन्होंने कुछ किताब जो है, जैसे मान लेते हैं कि कोई कहा डीडी बसु पढ़ो पॉलिटी, तो वो भी किताब मेरे पास है, लक्ष्मीकांत है तो भी पढ़ो, सुभाष कश्यप वो भी किताब है। जबकि पढ़ना तीनों में से एक ही है, और हम क्या कर रहे हैं, तीनों किताब लेके पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में भी इसी तरह का है, पांडे से लेके बिपिन चंद्रा से लेके, और इसके चक्कर में क्या हुआ कि मेरे पास कुल मिला के घर की लाइब्रेरी जो है ना, लगभग 5000 बुक्स से भरी हुई है, हर किताब मेरे पास, और हर किताब को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। लेकिन मेरे पास समय इसलिए था कि मैं बहुत पहले से पढ़ रहा था, और जब पीजी करने से पहले मैं आईएएस पीजी होते होते मतलब हो गया मेरा आईएएस में, वो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो लोगों ने लेट से किया है और उसी स्ट्रेटजी को देखें कि हर आदमी जो बताए वही किताब खरीद के मार्केट से ले आए, और उसके बाद उनका किताब इतना जमा हो जाएगा, फिर जो है हर किताब बोलेगा कि भाई मेरे को भी थोड़ा पढ़ लो, और उस चक्कर में कोई रिजल्ट नहीं होगा। देखिए हर किताब का कंटेंट में ज़्यादा कुछ गैप नहीं होता है, एक ही किताब को 5 बार पढ़े बजाय 5 किताब को ले। लेकिन अब चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सुधीर जी ये बता दीजिए एक एक करके सब्जेक्ट वाइज कि पीटी जो है वो कैसे कर ले, क्योंकि एक इंजीनियर जो है वो साइंस में अच्छा हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी देखना है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, करेंट भी देखना है, काफ़ी अलग हो जाता है। और कम से कम जो है 6 साल 10+2 करते हैं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं, फिर तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें 1-2 साल जाता है। 8 साल तो आप ह्यूमैनिटी आर्ट्स से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन सीधे आप आते हैं तो आपके लिए तो सपोर्टिव कुछ नहीं होता है, क्योंकि साइंस ही होता है और आपके पास पूरा आर्ट्स पेपर पढ़ना होता है। तो कैसे किए और कैसे करना चाहिए कि पीटी हो जाए, जितने लोग सुन रहे हैं सबका पीटी हो जाए, वो बता दीजिए स्ट्रेटेजी। अच्छा, सबसे पहले तो आवाज आ रही है? नहीं आ रहा, वहाँ हो रहा है। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि 50-60 जो वीडियोस होते हैं उसको ना देखें, कुछ ऑथेंटिकेट चैनल्स होते हैं बस उसी को देखें। और बुक्स जो होती हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, और उस एक बुक में मुझे लगता है कि एक जो बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी तो होनी चाहिए, बाकी आप कोई भी बुक पढ़े बट एक एनसीईआरटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारे पास 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, तो आप मोर और लेस देखिएगा आजकल क्या हो रहा है कि एनसीईआरटी जो एंशिएंट का और मेडिवल का है, ओल्ड वाली, उससे इस बार भी क्वेश्चन पूछी गई है। तो मुझे लगता है कि आप एंशिएंट और मेडिवल जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और जो मॉडर्न है वो स्पेक्ट्रम से। तो और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि हिस्ट्री में इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो 3 महीने है 68 के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाए, इतना ही पढ़े। बट अगर कोई 69 आगे के लिए पढ़ना चाहते हैं थोड़े ज़्यादा टाइम देकर, तो घटना चक्र की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर वाली, आप उसको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, तो वहाँ से वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो वो कर सकते हैं। बट अगर टाइम लिमिटेड है तो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ें एंशिएंट और मेडिवल के लिए, और जो हमारे पास स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो तो हिस्ट्री यहाँ से कवर हो जाता है, और मॉडर्न की जो हिस्ट्री रहती है वो ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करिएगा, मतलब आपको कोई टफ क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप मेंटेन कर पाइएगा। तो आप मॉडर्न के क्वेश्चन को गलत ना करें। एंशिएंट और मेडिवल जो बहुत टफ आता है वो किसी से नहीं बनता, अगर तुक्का सही होगा तो अलग बात है। इस बार भी मेराइवल के 3 क्वेश्चंस ऐसे थे, 3-4 क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहे थे, इस बार भी इसी तरह को देखा गया है। तो ये हर साल का ट्रेंड है, तो उससे वो नहीं करना है, हमें मॉडर्न पे फोकस करना है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा पॉलिटी तो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि एम लक्ष्मीकांत काफ़ी होगा, काफ़ी है। बट मैं बोलूँगा कि एक क्लास 11th में 2 बुक आती है पॉलिटी की जो एनसीईआरटी के है, वो मेंस राइटिंग में बहुत हेल्प करती है। ये मैं पहले पिछले क्लास में मैंने शेयर कर चुका था कि उसमें जो है आपको डेमोक्रेसी से लेकर रिपब्लिक वगैरह सबकी जो है वो हम लोग यूपीएससी में ही पढ़ा करते हैं। 11th क्लास की जो दोनों क्लास 11th की दोनों बुक है वो आपको पढ़ना चाहिए, वो मेंस में बहुत काम आएगा। और यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी करें तो इथिक्स में भी काम आता है, उसमें जो टॉपिक्स हैं जस्टिस ये सब करके जो है वो काम आएगा। तो मुझे लगता है वो पढ़ सकते हैं जो मेंस अगली बार देने वाले। लेकिन देखिए लक्ष्मीकांत का हम लोग भी बताते रहते हैं, जब सुधीर भी बता रहे हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत में ध्यान रखना है कि जब आप पीटी करने जा रहे हैं मेंस की, तो फोकस करना है 10-12 चैप्टर ही है। कहने के लिए उसमें चैप्टर जो है टोटल 84 है, 85 है, लेकिन 10 चैप्टर के वही 10-12 चैप्टर ही पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब आपको 10% ही पढ़ना है। जैसे पंचायती राज पढ़ना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा। पंचायती राज पढ़ना है, पार्लियामेंट का सेक्शन पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, मतलब सारे नहीं पढ़ने हैं, जो बहुत सारे फोरम दे रखे हैं उसको छोड़ देना। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अमेंडमेंट है, कैग है, उसको पढ़ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन एक है, इलेक्शन कमीशन है, और शेड्यूल है, ठीक है।
और प्रीएम्बल थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रीएम्बल चूँकि शुरू का है तो उसी से सब कुछ जुड़ा होता है, तो यही 10 चैप्टर होता है जहाँ से क्वेश्चन आता है, अदरवाइज इधर उधर से प्रीएम्बल तो मुझे लगता है सर याद होना चाहिए पूरा, लाइन बाय लाइन पूरे वर्ड्स याद होने आपको चाहिए। आंसर लिखने में भी आसानी होता Yes, है, sir. क्या क्या बाद में जो अमेंडमेंट होकर जुड़ा है वो भी याद होना चाहिए। प्रीएम्बल तो ऐसे भी जो है आप जहाँ पढ़ाई करते हैं स्टडी टेबल के सामने चिपका देंगे, 2 दिन में याद हो जाएगा, उसको रटना है पंडित जी की तरह। इकोनॉमिक्स के आंसर में भी लिखने में कर सकते हैं, कंक्लूजन या फिर इंट्रोडक्शन में वहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए तो वो बहुत फायदा होगा। टॉपर के टिप्स जो है बता रहे हैं उसको आप कर कंक्लूजन सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं प्रीएम्बल को, या फिर फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं या फिर जो ड्यूटीज होते हैं वहाँ से, तो वो यूज कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत सफिशियंट है, उसमें भी बहुत सिलेक्टेड, पूरा नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा जो बिहार से 2-4 पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर के। उसके अलावा जियोग्राफी आप अगर लास्ट के 2-3 साल का जियोग्राफी का पेपर देखें तो वो जो हमारा NCERT है, मुझे लगता है वहाँ से वो पूछ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, वो NCERT से पूछे, तो वो भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है। 4 बुक्स हैं NCERT की 11th-12th में, 2 पढ़नी है, 11th वाली जो फिजिकल वर्ल्ड का है और जो इंडिया का है, तो एक ये दोनों बस सिर्फ ज्योग्राफी पढ़े, क्योंकि अभी 2-3 महीने बचे होंगे प्री के, तो ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 2 बुक्स पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए। तो ये हो गया हमारा। इकोनॉमिक्स के लिए फिर से मैं बोलूँगा कि प्री के लिए आपको अगर बेसिक डेफिनेशन कहीं से मिल जाए तो आप वो करें प्रीलिम्स के लिए, और मेंस का मैंने बता दिया। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार इंडिया, बजट बिहार और इंडिया, बस अगर आप इतना करके चले जाएं और आपको बेसिक टर्म्स पता है तो इकोनॉमिक्स में इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स की मैं स्पेशल फोकस बता रहा हूँ। बात सही बता रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो लोग क्या करते थे कि 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं, पूरा इकोनॉमी का डिफिनीशन से लेके पूरा इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एवरीथिंग। अभी क्या है कि करंट रिलेटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, अगर और उसमें भी फोकस्ड होता है कि बजट सर्वे बिहार का, और उसको पढ़ लेते हैं और आपको डिफिनीशन का पता, ये बात सही है, इन्फ्लेशन पता हो। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर उसमें मुझे लगता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से क्वेश्चन तो 100% बैंकिंग सेक्टर वाला जो क्वेश्चन है वहाँ से एक क्वेश्चन होता ही होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो एक सेक्शन है, 3 सेक्शन आपने बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए। फिर से साइंस के लिए मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है तो 30 में से अगर 20 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट, 25 करेक्ट करने हैं सॉरी, तो मुझे लगता है लूसेंट या फिर कोई भी स्टैंडर्ड जो बुक आती है उससे हो जाएगा। उसके अलावा आप घटना चक्र फिर साइंस के लिए भी करें, क्योंकि अगर साइंस में फिर आप अगर गलत करते हैं तो फिर से आप लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो साइंस और हिस्ट्री का सेक्शन ऐसा होता है जिसमें हमें करेक्ट ज़्यादा करना पड़ता है। तो इन दोनों के लिए मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र की बुक आती है वो मैंने फॉलो किया था, तो मैं अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, सबका डिफरेंट होता है। फिर से तो मैंने वो किया था साइंस के लिए। और मैथ्स जो 10 क्वेश्चन आते हैं फिर से वो प्रैक्टिस का है, आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करें। और जो अर्थमेटिक होता है मैथ्स में, जो अर्थमेटिक होता है स्टार्टिंग में, बस वो प्रैक्टिस करके चले जाएं। प्रॉफिट लॉस ये सब जो अर्थमेटिक के सेक्शन होते हैं तो उससे काम हो जाएगा। इसके लिए आप कोई इंस्टीट्यूट का देख सकते हैं या फिर एसएससी की जो वीडियोस आती है उससे भी काम हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो 6-7 चैप्टर एसएससी वाले होते हैं, मैथ का जो 10 क्वेश्चन है ना वो आपको लीड दिलवाता है। वही जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो सोचते हैं कि चलो एग्जाम हॉल में बी या सी रंग देंगे, और उसमें से कई बार जो है लक लगा, तुक्का लगा, तो हो सकता है 4 सही हो जाए, नहीं तो 2 को सही होगा। कभी भी किसी का मैंने सुना नहीं कि 6 सही हो गया हो तुक्का लगा के। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस 2 दिन करके जाएंगे तो 9 के 9 क्वेश्चन 10 में से बन सकता है। और इस बार भी लोगों ने बनाया, 10 के 10 भी बना सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा आइडिया होता है तो 5-6 तो बना लेंगे, बाकी आप जो है एलिमिनेशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। अच्छा, वो जो सेक्शन होता है तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व जो ना हो रहा हो आप ऑप्शन पुटिंग से भी निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन को पुट कर दीजिए और उससे क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए। ये मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ यूपीएससी के सीसेट वाले में, क्योंकि वो बहुत टफ पूछ रहे हैं आजकल। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, 4 ऑप्शनल को उठाता हूँ, 4 जो ऑप्शन होते हैं और उसको क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ किससे सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन। तो वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप वहाँ से कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस का गेम है, तो आप वो एक कर सकते हैं। और बिहार के लिए जो बिहार स्पेशल बुक आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिर से सेक्शन है। उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं एकदम। अगर आपको आता है तो थोड़ा भी आपने पढ़ रखा है तो आप कर दीजिएगा। उसमें भी मुझे लगता है हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें भी रहता है और ज्योग्राफी का वेटेज रहता है। पॉलिटी से उतना नहीं पूछते। तो मैंने जो उसके लिए क्या था, एक तथ्यसार की बुक आती है, हिंदी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बट मैंने उसको पढ़ा था क्योंकि वो 80-85 जो है वो कहाँ से आती है बुक? वो केबीसी नैनो की बुक है। वो केबीसी नैनो मतलब वही, मतलब केबीसी नैनो मुझे याद नहीं है बट दोनों में से कोई एक की है, केबीसी नैनो घटनासार करके होगा तो हो सकता है केबीसी नैनो की हो या फिर तो उसमें क्या होता है 80-85 पेज का ही है और उससे आपको हो जाएगा। वो हिंदी में रहती है तो 80-85 पेज है तो केबीसी नैनो नहीं, क्योंकि केबीसी की मोटी किताब। अच्छा, तो तथ्यसार करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र का मेरे ख्याल से घटना चक्र की तथ्यसार भी आप एक बार देख लीजिएगा।
जनरली क्या होता है कि बिहार स्पेशल में एक किताब हमने पढ़ी, दूसरी किताब अपने फ्रेंड से एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि फैक्ट जो है हर किताब कुछ देता है, तो दोनों फैक्ट हमारे पास होना चाहिए। अब लास्ट बचता है करंट का, बता दीजिए। करंट तो मैंने केबीसी नैनो से किया था, और उसका मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि केबीसी नैनो में क्या होता है, एक हेडिंग रहता है, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स रहते हैं, तो अगर आप वो हेडिंग भूल भी जाएँ तो आप उस पॉइंट से कर सकते हैं। मैंने बहुत दूसरी बुक्स देखी हैं करंट अफेयर के लिए जो आती है, उसमें वो पॉइंटर्स देते हैं, क्वेश्चन आंसर, तो मुझे वो याद करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अगर थोड़ा डाटा रहता है तो आप घुमा फिरा के भी आंसर को कर लेते हो। तो मैंने केबीसी नैनो से किया था, और मुझे लगता है कि उसके जो पीछे क्वेश्चंस रहते हैं लगभग 250, अब तो शायद 300 या 350 करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बट उस समय 250 क्वेश्चन रहता था, 50-50 का 5 सेट, और मुझे लगता है उसमें से भी मुझे लगता है 20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 35 में से 20 क्वेश्चन तो उतने से ही आ जाते हैं। मुझे याद है कि मैंने उस टाइम स्टार्ट ही किया था अपना प्रिपरेशन। ओके। और मैंने करंट अफेयर इतना अच्छा किया था, मेरे 35 या 36 क्वेश्चन थे, सिर्फ मेरे एक गलत हुए थे, और उसमें मुझे पॉलिटी बिल्कुल नहीं आती थी, और मैं फिर भी पास कर गया था प्रीलिम्स। सिर्फ करंट अफेयर के दम पे मैं प्रीलिम्स पास कर गया था। मैंने करंट अफेयर इतना पढ़ा था कि मेरे 1 या 2 ही क्वेश्चन थे जो कि गलत थे, बाकी सारे सही हो गए थे। ये किताब जो है केबीसी नैनो से आती है, ये किताब जो मैंने लिखी है, ये किताब जो है वो कोविड के टाइम में लिखी गई थी। तो ये किताब भी अगर देखेंगे तो उसमें आपने देखा है कि नहीं, आई डोंट नो, चूँकि हिंदी में आपने नहीं देखा होगा। तो ये किताब में भी जो है हर सब्जेक्ट को इसमें समाहित किया गया है, और इस बार एग्जाम हुआ तो 90 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने इसमें से मतलब मिला है। हमारे रजनीश जी जो है एक पॉइंट एक पेज वाइज जो है निकाल के रखे थे। उसी तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि ये इसी की इंग्लिश की जो आती है वो मैंने पढ़ा है, मेंस के लिए इसके पढ़ा था। इंग्लिश जो है वो उसको पढ़े थे सुधीर जी, वो मेंस के लिए हिंदी में मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए हिंदी में आपको दिखा रहे हैं। तो ये किताब ये है जिससे सुधीर जी इसी से मैंने बिहार स्पेसिफिक पॉइंट निकाले थे, जो मैंने बताया था कि बिहार स्पेसिफिक सारे आंसर्स पढ़ के, और बिहार के स्पेसिफिक जो पॉइंट थे वो इसी के थे, इंग्लिश में आती है वो। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो सुधीर जी आपने मेंस और प्रीलिम्स बता दिया, और बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो आपके आगे के बारे में भी जानना चाह रहे हो कि आपका हाँ इंग्लिश की आगे यही है ना? यस सर, ये रहे इंग्लिश की भी यही बुक है। हाँ इंग्लिश की भी आ ही गई है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि चूँकि मिशन 50 के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आपने मेंस के स्ट्रेटजी डिटेल्स में बुक लिस्ट के साथ बता दिया, पीटी जो है 68 आने वाली है उसके लिए अपने स्ट्रेटजी बुक लिस्ट के साथ बता दिया कैसे 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 आप करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यह जानना चाहते हैं आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बच्चों को पढ़ाने में आपको इतना रुचि है, कहाँ से ऐसा आया। दोनों तरह की चीज़ें होती है, एक पैशनेट होता है, पैसन होता है, पढ़ाना है मुझे, पढ़ाना है, चाहे जो भी टाइम मिले, लेकिन ये पढ़ाना है, सबका अपना अपना हॉबी होता है। तो इन सब विषयों पे हम आगे आगे आपसे बात करेंगे। और तब सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपका इंटरव्यू जो है वो कहाँ था, अगर बोर्ड याद है तो ठीक बताइए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे आपने इसको टैकल किया, तो इंटरव्यू के बारे में बताइए। सर बोर्ड तो याद नहीं है, बट इंटरव्यू मेरा यह था कि मैंने कुछ भी नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स उसके 19 मई को मेरा इंटरव्यू था, और 5 जून को मेरा प्रीलिम्स था या 6 को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो मैं एक कोचिंग में गया था, और वहाँ से मैंने लिया, वहाँ पे बहुत ख़राब इंटरव्यू गया, बट मैं वो गया ही इसलिए था जिससे कि मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चंस तो कम से कम पता चले कि किस तरीके से वो पूछ रहे हैं। तो उन्होंने जो जो क्वेश्चन मुझे पूछा मैंने सबको नोट डाउन किया, और उसी के आंसर याद किया, और चला गया पेपर देने अगले दिन। ओके, वेरी गुड। इसलिए मेरे स्कोर आप देखेंगे बहुत कम स्कोर है, सिर्फ 77 ही रह गया, वो स्कोर ज़्यादा आया नहीं। मतलब मॉक इंटरव्यू जो है बहुत नहीं हो पाया, मैंने बस एक मॉक दिया है। अच्छा। और उसके अलावा दोस्तों से बात करके और यही सब करके मैंने किया। कुल मिला के यही हुआ ना कि मेंस में इतना मार्क्स था कि बट इंटरव्यू के लिए आपको ये करना चाहिए कि आपकी जो बैचलर की डिग्री है, जो ग्रेजुएशन का डिग्री है, आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, मतलब जो बेसिक नॉलेज होती है वो करके जाएं, और ऑप्शनल पे कमांड करें। उसके अलावा वो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा लकी था, मुझसे बिहार का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बिहार स्पेसिफिक। वो मुझे ऑप्शनल से, हॉबी से और जो तीसरा होता है हमारा मेरे ग्रेजुएशन से, मतलब जो इसी से पूछते गए। पॉइंट था वो वीक पॉइंट था, नहीं पूछे तो क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी उसमें। अगर अब ऐसी आई कि अगर अब इंटरव्यू देना पड़ा तो शायद मुझे अच्छा स्कोर और आ जाए, बट उस टाइम मेरी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैं यूपीएससी में बहुत ज़्यादा फोकस था, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। अब आपके बचपन और फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, और आपको आगे जो है कंटिन्यू करेंगे कुछ मिनट के लिए रजनीश जी। तब तक आप बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा रहा और बचपन से आपने किस तरह से पढ़ाई की थी। जब मेरे पापा और मम्मी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, बट बचपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट की सैलरी बहुत कम आती थी। बट मुझे लगता है कि इसमें जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमने कहीं पे कुछ किया हो ना हो। मुझे याद है क्लास 10 तक मेरे पास सिर्फ 2 शर्ट्स होती थी,
मैं रोज़ उसी 2 शर्ट को बदल के पहनता था और शर्ट के ऊपर टी शर्ट, कभी टी शर्ट के ऊपर शर्ट, यही करता था। बट उन्होंने एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट किया, मतलब जितना हो सकता था हर जगह कट किया अपने एक्सपेंसेस को और एजुकेशन में। तो जो भी पेरेंट्स भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि कहीं पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट एजुकेशन में जैसे आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा खर्च करें। बट उसके बाद जैसे कि जब एजुकेट होते हैं तो मेरी दोनों दीदी को जॉब लगी, अभी मेरी दीदी पीएचडी कर रही है, तो फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तो अब तो नहीं है, बट एजुकेशन कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हटा के आपको अच्छे जगह पे ला सकती है वो आप मेरे एग्जांपल से आप देख सकते हैं। अभी सब कुछ ठीक है और मैंने फिर ग्रेजुएशन किया आईआईटी कानपुर से बीटेक। तो मुझे लग रहा है कि लास्ट के 2-3 साल में पहला स्टूडेंट हूँ जो मैं अपने गाँव से बीटेक करके गया था आईआईटी करके। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे अपने गांव में कुछ ऐसा एजुकेशन का सिस्टम है नहीं, तो मैंने जॉब प्लेसमेंट नहीं ली और फिर मैंने अपना खुद का कोचिंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट किया कि मुझे यहाँ से आईआईटीएंस निकालने हैं। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोई नहीं निकला। 1-2 साल मैंने 1.5 साल पढ़ाया था, उसका कोरोना आ गया था। बट मेरी अभी भी है कि अगर गाँव में मुझे मौका मिलता, अगर मैं यहाँ रहता हूँ बिहार में, तो मैं अभी भी ग्रामीण लोगों को शिक्षा के लिए कुछ करने का कोशिश करूँगा। अच्छा, एक सवाल रहता है बच्चों का सर कि जिसका जैसे 67 जिसने प्रीलिम दिया, तो कुछ लोग तो कट ऑफ के पार आ गए हैं, लग रहा है उनको कि हो जाएगा, और कुछ लोग बाउंड्री लाइन पे हैं, तो उनके अंदर घबराहट है, एक डर है कि 68 इतना बढ़िया सीट था, इस बार हो जाता तो फाइनल सिलेक्शन ले लेते। तो उनके मोटिवेशन के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें, उसके लिए वो क्या करें? सर अभी तो 68 पास में अगर अभी मेंस की तैयारी कर लेंगे तो बाद में जो 3 महीने का 60 अगर अभी नहीं भी होता है तो अगली बार जो हमें मौका मिलेगा 68 में हम उसका बेनिफिट वहाँ पे उठा सकते हैं। तो हमें तो प्रीलिम्स जो हो चुका है उस पर सोचना ही नहीं है, बस मेंस के लिए लिखना है। क्योंकि आप मेंस आंसर वही, जैसे कि बार बार बात हो रही है कि अगर मेंस आपके हाथ में है तो अगर आप अभी से आप कन्फ्यूज़न में ना रहें, बस मेंस लिखें। क्योंकि मेंस में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो इंटरव्यू पूरा आउट हो जाता है आपके सिलेक्शन में। तो आप मेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें और अभी सब मेंस की कोई असमंजस रखने की ज़रूरत नहीं है, और मेंस ही करना है। मतलब जब मेंस ही करना है, से 1 महीना पहले, हाँ, एक महीने आप 40 दिन रख सकते हैं बीपीएससी के लिए, 40 दिन या 45 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते प्रीलिम्स के लिए। अभी मेंस का ही एकदम करें, कोई सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ मेंस ही करना है। चलिए, तो मेंस की तैयारी आप करते रहें, आंसर राइटिंग करते रहें, अंतिम 40 दिन आप प्रीलिम पे पूरा फोकस हो जाएं। यस सर। सुधीर जी पूरा अपना स्ट्रेटजी बता दिया आपको, और टॉप कैसे करना उसकी स्ट्रेटजी भी बता दी आपको। तो इसलिए आप लगातार पूरी बात पर फोकस करके अच्छे से तैयारी कीजिए, और समय पर सुधीर जी आते भी रहेंगे और बच्चों को गाइड भी करते रहेंगे, आप लोग गाइड करते रहेंगे। तो सबको शुभकामना, और ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए, लगातार अपने आप को खुद से भी मोटिवेट करते रहिए, लगातार लगे रहिए, फाइनल सिलेक्शन होता है लगे रहने के बाद। तो चलिए, खुद से मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है सर, कि खुद को कैसे मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, तो सबको शुभकामना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अगला इंटरव्यू आपको यहाँ से हम करें फिर से, इसके लिए आपको बधाई, शुभकामना। और सबसे पहले सर आपको ढेर सारा बधाई, अगली बार आईएएस बन के आए सर, उसके बाद हम लोग यहाँ फिर से ये आपका हम लोग इन लोगों को शेयर करें ताकि पटना से भी लोग आगे बढ़ सकें। चलिए, धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। चलिए।